क्या हो अगर आप एक ऐसे मेट्रो रूम में जागें जहां पर बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो? क्या एक मैथ का फार्मूला मौत के जाल से बचा सकता है? क्या पूरा क्यूब आपके साथ ही घूम रहा है और आप एक पहेली का हिस्सा हैं? क्या लालच या बदले के लिए हिरोशी और इसके साथियों को इस टॉर्चर क्यूब में फंसाया गया है? कैसे एक बुरे आदमी के कन्फेशन ने पूरे ग्रुप को दो हिस्सों में बांट दिया? क्या एक कातिल का गुस्सा इसे अपने इंतकाम से बचा सकता है? क्यूब से बाहर निकलने में मदद करने वाली लड़की कौन थी और इसका असली मकसद क्या था? मूवी की शुरुआत एक खौफनाक मंजर से होती है, जहां एक लड़का एक क्यूब में मौजूद है। इस क्यूब में 6 दरवाजे हैं और इन दरवाजों के दूसरी तरफ भी खाली क्यूब ही हैं। यह पूरा सिस्टम एक बड़े क्यूब जैसा लगता था। लड़का एक कमरे में छलांग लगाता है, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन अचानक इस कमरे की दीवारों से कुछ पिलर निकलते हैं और एक पिलर लड़के के जिस्म को छेद देता है। यह लड़का वहीं मर जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह जगह एक मौत का जाल है। अगले सीन में 3 लोग इस क्यूब में दिखाई देते हैं, जिन्हें ये याद नहीं कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचे। इनके पास अपना कुछ सामान भी नहीं था। इससे पहले कि ये लोग सूरत हाल को समझ पाते, एक आदमी हिरोशी इनके कमरे पर अपना जूता गिरा देता है। जूते के गिरने से जब कोई जाल एक्टिवेट नहीं होता तो हिरोशी इस कमरे को महफूज समझकर छलांग लगा देता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की भी इनके साथ इस कमरे में आ जाती है। अब जब हिरोशी इस कमरे से बाहर निकलने के लिए अपने ऊपर वाला दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ उसी लड़के की लाश गिरती है, जो पहले सीन में मरा था। यह देखकर सब डर जाते हैं। एक लड़का दूसरे दरवाजे से बाहर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन हिरोशी इसे रोक देता है और कहता है कि किसी भी कमरे में ऐसे जाना महफूज नहीं। हिरोशी अपना जूता फेंककर दूसरे कमरे को चेक करता है। जैसे ही जूता कमरे में गया, आग ने इसे जला दिया। तब इन्हें मालूम होता है कि कुछ कमरों में खतरनाक जाल लगे हैं, जो मुख्तलिफ सेंसर के जरिए ऑन हो रहे हैं और अगर वो लोग इन कमरों में चले जाते हैं तो वो मारे जाएंगे। अब वो अपने जूते फेंककर कमरों को चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक कमरे में इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो एक अमीर आदमी था और इस कमरे में लंबे वक्त से कैद था। इसे लगा कि ये लोग इसे बचाने आए हैं, लेकिन यह जानकर इसे सदमा पहुंचा कि यह सब भी इसी की तरह इस क्यूब में फंसे हुए हैं। सभी लोग इस क्यूब से आज़ाद होना चाहते थे, इसीलिए वो एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान वो 2 कमरों के बीच में एक मेटल प्लेट पर 3 नंबर लिखे हुए देखते हैं, जिसका मतलब इन्हें समझ नहीं आता। एक लड़का अब दूसरे कमरे में जाता है, जूता पहनकर चेक करता है कि वहाँ कोई जाल तो नहीं है। यह सब इसमें उतर जाते हैं। पिछले कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक हो जाता है। फौरन वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और तेज ब्लेड वाले पक्के इनकी तरफ बढ़ते हैं। वो अगले ही मिनट मर सकते थे, लेकिन हिरोशी अपनी होशियारी दिखाता है और नीचे वाला दरवाज़ा खोलकर सबको दूसरे कमरे में निकाल देता है। शुक्र है कि वो बच गए, लेकिन अब जूता फेंककर कमरों को चेक करने वाला प्लान फ्लॉप हो चुका था। इन्हें कुछ नया सोचना था। इस बार चिहारू इन कमरों के बीच दिखाई देने वाले नंबरों पर हिसाब लगाता है। वो एक थ्योरी देता है कि यहाँ के सभी कमरों के दरवाजों पर इवन नंबर लिखे हैं, तो वाई एक दरवाजे का जिस पर एक प्राइम नंबर है। हो सकता है कि इस कमरे में कोई जाल ना हो। वो लड़का अपनी जान को खतरे में डालकर इस कमरे में छलांग लगा देता है ताकि अपनी थ्योरी को साबित कर सके। और वाकई ही इसकी थ्योरी सच साबित होती है। वहाँ पर कोई जाल नहीं था। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए वो एक के बाद दूसरे कमरे में जा रहे थे, लेकिन इनका सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा था। क्यूब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब वो आखिरी कमरे में जाते हैं, जिसके दाखिली दरवाज़ों पर बाकी सभी कमरों के जुफ्त नंबर लिखे हुए थे। इसका मतलब है इन सभी कमरों में जाल हो सकता है। वो वापस पिछले कमरे में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा परमानेंट लॉक हो चुका था। वो चिहारू से दोबारा हिसाब लगाने को कहते हैं, लेकिन सब कुछ फ्लॉप था। वो एक एक करके सारे कमरे चेक करते हैं और एक कमरे को ढूंढ निकालते हैं जहां साउंड सेंसर लगा हुआ था। वो तय करते हैं कि बगैर आवाज़ किए आखिरी कमरे में जाएंगे। जब आखिरी लड़का इस कमरे से गुजरकर दूसरे कमरे में आ रहा था तो गलती से इसका जूता साउंड सेंसर वाले कमरे में गिर जाता है। आवाज़ की वजह से यहाँ लेजर ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। लड़के की टांग जख्मी हो जाती है। वो दोबारा प्राइम नंबर की थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे कमरे में आ जाते हैं। वो परेशान थे क्योंकि ये वही कमरा था जहां से उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया था। वो इस जगह से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। चिहारू दोबारा हिसाब लगाता है और सोचते हुए इस थ्योरी पर पहुंचता है कि ये जिस जगह पर वो मौजूद हैं वो क्यूब की शक्ल की है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये क्यूब भी सिर्फ इसी तरह से घूम रहा है जिस तरह हम पजल क्यूब को हल करने के लिए घुमाते हैं।
इसीलिए लोग कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। यह सुनकर हिरोशी पागल हो जाता है और कहता है कि नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। मैंने इससे वापस आने का वादा किया था। वो सबको अगले कमरे में जाने को कहता है। ऐसा करते ही जिस क्यूब में ये लोग मौजूद थे वो अचानक बहुत तेज घूमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से छोटा हिरोशी और इसके साथी एक जाल वाले क्यूब में गिर जाते हैं और बहुत सारी लेजर बीम्स इन पर हमला करती हैं, लेकिन वो किसी तरह बच निकलते हैं। हिरोशी अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालता है और इस खतरनाक क्यूब में घुस जाता है। वो इन दोनों को बचाकर एक महफूज क्यूब में भेज देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेजर हमले से मर जाता है। इसकी मौत से सब सदमे में आ जाते हैं। अगले कई घंटे वो हिरोशी की मौत के गम में डूबे रहते हैं और फिर हौसला करके दोबारा यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। चिहारू एक नए हिसाब से इन्हें बताता है कि जो नंबर वो जुफ्त और प्राइम नंबर समझ रहे थे वो इस बड़े क्यूब में छोटे क्यूब की डायमेंशन यानी एक्स, वाई और जी एक्सिस को बता रहे हैं। अब एक बड़ा हिसाब करते हुए इसे एक फाइनल रिजल्ट मिलता है कि अगर वो वाई एक्सिस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें तो इन्हें एक महफूज कमरा मिलेगा और कुछ कमरों को क्लियर करने के बाद वो क्यूब के किनारे तक पहुंच जाएंगे। वहां से बाहर निकलना आसान होगा और वो इस क्यूब से आज़ाद हो जाएंगे। इस फॉर्मूले पर चलते हुए वो एक रूम में दाखिल होते हैं। यहाँ वो थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं। वो बूढ़ा आदमी इन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे गुनाहों की सज़ा है जो मैंने अपनी दुनिया में किए हैं। शायद हम कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है और यह मेरी सज़ा है। जैसे ही वो ये बात करता है तो ऊपर से लोहे की सलाखें इसके ऊपर आ जाती हैं। यह क्यूब दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इस क्यूब के साथ इनकी टीम भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अब ये लोग अलग अलग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। बूढ़े आदमी और शिनजी को मैथ नहीं आती थी, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। चेहारू, वो लड़की और इसका दूसरा साथी अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक स्क्रीन थी जिस पर चेहारू के साथी की मादी की बुरी यादें दिखाई जाती हैं। दुनिया ने इसके भाई पर जुल्म किया था और वो खुद को खत्म कर रहा था, लेकिन इसने अपने भाई की जान नहीं बचाई। यह सब देखकर वो गम से पागल हो जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ शिनजी और वो बूढ़ा आदमी जूते फेंककर कमरों को पार कर रहे थे। बूढ़ा आदमी शिनजी से कुछ बुरी बातें करता है। वो कहता है कि नौजवान जज्बाती होते हैं। यह सब सुनकर शिनजी को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो बगैर सोचे वो उस आदमी का सर दरवाजे पर रखता है और बार बार दरवाज़ा बंद करके इस आदमी को मार डालता है। सीन दोबारा दूसरे ग्रुप की तरफ जाता है जहां चेहारू इस लड़के को बुज़दिल कह रहा है कि ना तो वो अपने भाई को दुनिया से बचा सका और ना ही मरने से। चेहारू अब बहुत डिप्रेस था। वो जीना नहीं चाहता, इसलिए वो दरवाज़ा खोलकर एक जाल वाले कमरे में छलांग लगाने का फैसला करता है। लेकिन इस बार दूसरा लड़का अपने गुनाह को ख़त्म करने के लिए चेहारू को मरने से बचा लेता है। अब वो आगे बढ़ते हैं और जब वो इस कमरे में वाई एक्सिस पर एक दरवाज़ा खोलते हैं तो आखिरकार इन्हें क्यूब से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। इन्हें एक क्यूब का कमरा लिफ्ट की तरह काम करता दिखाई देता है और इन्हें लगता है कि यह क्यूब लिफ्ट इन्हें बेस तक ले जाएगी। अब वो दोबारा हिसाब लगाते हैं जिसकी हेल्प से वो लिफ्ट क्यूब तक पहुंच सकते हैं। हिसाब लगाते हुए वो आगे बढ़ रहे थे कि इन्हें अब शीजिन मिल चुका था जिसने बूढ़े आदमी को मार दिया था। जब वो इस बूढ़े आदमी के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो जाल वाले कमरे में जाकर मर गया। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और शिनजी आखिरकार इन्हें ज़बरदस्ती एक जाल वाले कमरे में ले आता है। शिनजी नहीं जानता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद वो इन सबको मारना चाहता है। वो इस कमरे में आकर इन्हें बताता है कि इसने बूढ़े आदमी को मार दिया। इस लड़के से डरकर चेहारू और वो लड़की दूसरे क्यू में चले जाते हैं, जबकि शिनजी इसके दूसरे साथी को बहुत मारता है। वो लड़का पूछता है कि मुझे क्यों मार रहे हो। शिनजी बताता है कि वो बस दुनिया ने जो इसके साथ किया इसका बदला ले रहा है। वो एक लोकल दुकान पर काम करता था जहां आने वाले सभी लोग मालिक के साथ मिलकर इसे बहुत बेइज्जत करते थे। इस चीज़ ने इसके दिल में इंसानों के लिए नफरत पैदा कर दी। यही वजह है कि वो ना खुद जीना चाहता था और ना ही दूसरों को जिंदा देखना चाहता था। शिनजी इस लड़के का गला दबाकर इसे मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर इसे अपना मरा हुआ भाई याद आता है जिसे वो बचा नहीं सका। वो अब हिम्मत करता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो शिनजी की ताकत के सामने हार माने, इसी जाल वाले कमरे से कुछ सलाखें आकर शिनजी को लगती हैं और शिनजी मर जाता है। चेहारू और वो दूसरी लड़की दूसरे दरवाजे पर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे और शिनजी से लड़ने वाला यह लड़का अपने साथियों को इस कमरे से निकालता है और इनके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है।
आखिरकार वो लड़की चिहारू के साथ लिफ्ट क्यूब तक पहुंच जाती है, लेकिन चिहारू सदमे में था। इसके सारे साथी पीछे रह गए थे और कुछ मर चुके थे। ये लड़की इसे सहारा देती है और इसे सामने देखने को कहती है, जहां से एक रोशनी आ रही थी। इसका मतलब था कि चिहारू इस क्यूब के एग्जिट तक पहुंच चुका था। वो आखिरकार इस टॉर्चर क्यूब से बाहर निकल आया। चिहारू पीछे खड़ी इस लड़की को देखता है। वो कहती है कि आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी जियो। मैं बाकी लोगों को ढूंढने के लिए यहीं रुकूंगी। यहाँ यह दिखाया जाता है कि वो लड़का जो रिस्क लेकर चिहारू को लिफ्ट रूम तक लेकर आया था, वो अभी भी जिंदा था, लेकिन शदीद जख्मी था। इसने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इसे यकीन था कि वो किसी दिन इस क्यूब से बाहर निकल आएगा। कहानी का ट्विस्ट ये है कि वो लड़की जो बाकी लोगों को लाने के लिए वापस गई थी, वो असल में वही लड़की थी जिसने इस क्यूब में मौत का जाल बनाया है। हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों से बचने वाले लोगों पर निगरानी कर रही है और अब वो एक नए ग्रुप के पास पहुंची है जो इसी तरह इस क्यूब में फंसा हुआ है, जैसे वो चिहारू के ग्रुप तक पहुंची थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।